Hello students, myself Ms. Priya Jarifagor and I am here with my class 8th video. The subject is geography and the chapter which we are discussing is soil, land and water resources. In our previous video, we have discussed about the land resources. In that video, we come to know about what is land, what are land use, what are land area, how the lands are classified, what are land degradation and land conservation. जिन्होंने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें. ओके, सॉइल रिसोर्सेज. नाउ टुडेज वीडियो इज़ फॉर सॉइल रिसोर्सेज. तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिट्टी के संसाधन क्या हैं, हाउ सॉइल्स आर फॉर्म, मिट्टी बनती कैसे है, व्हाट आर द प्रोफाइल ऑफ दिस सॉइल, सॉइल की प्रोफाइल्स क्या होती हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया, कि हमारे भारत में किस तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं, एंड वेरी द लास्ट टॉपिक सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, कि मिट्टी कैसे डिग्रेड होती है और हम उस मिट्टी को संरक्षण में कैसे रख सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सॉइल, जैसे कि हमें पता है, सॉइल को हिंदी में हम कहते हैं मिट्टी, एंड इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये क्या है? ये पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर है जो क्या करती है, पूरे के पूरे पृथ्वी को क्या करते हैं, कवर करते हैं. ओके, जो ज़मीन होती है, लैंड जो होती है, उस एरिया को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं. अगर हम बात करते हैं कि कंपोजिशन की, कि बेसिकली अगर हम ये देखें कि सॉइल में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, तो बेसिकली हमें जानने को मिलता है कि पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है हमारा मिनरल्स. ओके, पहली चीज़ जो प्रेजेंट होती है वो होती है मिनरल्स. जो दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है ऑर्गेनिक मैटर, और जो थर्ड वन होता है वो होता है हमारा वाटर. इन तीन चीज़ों से कंपोजिट करती है हमारी क्या, सॉइल. इन तीन चीज़ों से हमारी सॉइल क्या होती है, बनती है. ओके, तो फर्स्ट वन इज मिनरल्स. मिनरल्स क्या हैं, मिनरल्स कहाँ से आते हैं सॉइल में? इट कम्स फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. रॉक्स की वेदरिंग्स होती हैं, और रॉक्स की वेदरिंग होती क्या है, जो हमारे जो रॉक होते हैं, जो पहाड़ वाले जो एरियाज होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वो जब पानी होता है किसी वजह से जब वो टूटते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं वो टूट के जब वो पानी के बहाव में जब वो बह कर आते हैं, तो वो जब टकराते हैं तो वो क्या होता है, धीमे 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 क्या होता है, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं. तो उसे कहा जाता है मिनरल्स. फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की. ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो नेचुरल तरीके से मैटर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में. इसमें आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल प्लांट्स आ जाएंगे. ठीक है, बायोलॉजिकल प्लांट्स के संग संग आपका आ जाएगा ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, बोथ लिविंग एंड डेड हो जाएंगे. तो बायोलॉजिकल प्लांट्स जैसे पेड़ पौधे हो जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, चाहे वो जिंदा हो या मरे हुए हों, एंड इट ऑल्सो हैज़ ह्यूमस. हम बात कर रहे हैं अगर ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर में हमारे बायोलॉजिकल प्लांट्स और आपका ह्यूमस हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, बोथ लिविंग एंड डेड हो जाएगा. तो इससे क्या होता है, ये बन जाते हैं सब आपस में मिलकर ऑर्गेनिक मैटर. जो थर्ड वन है वो हमारा वाटर. वाटर क्या होता है, वाटर में हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तरह तरह के, प्लस हमें गैसेस भी मिलते हैं. हाई अमाउंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और लो लेवल पे हमें क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन. तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, वी कैन ईजिली से दैट सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. जब कोई भी चीज़ें इक्वल अमाउंट में या करेक्ट अमाउंट में मिक्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ों को और इन्हेंस्ड करते हैं. इफ़ वी आर बेकिंग अ केक, अगर हम किसी केक को बेक कर रहे हैं, अगर हम इसमें शुगर हमने कम रखा तो क्या होगा, वो केक थोड़ा कम मीठा होगा, या हो सकता है बिल्कुल भी मीठा ना लगे हमें. अगर हमने उसमें मैदा सही क्वांटिटी में नहीं डाला तो उसमें पफनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस आएगा. इन द सेम वे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल रिसोर्सेज, अगर सॉइल में सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वाटर की मात्रा अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है, परफेक्ट अमाउंट में नहीं होती, तो क्या होती है, वो सॉइल और ज़्यादा इन्हेंस नहीं होती है. बट व्हेन वी मिक्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स इन द सॉइल ना, देन इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है. आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर जगह की सॉइल सेम नहीं होती है, कई तरह की सॉइल हमें देखने को मिलती है. कभी आप मिट्टी को उठा के देखा करिए, आपके घर के बाहर की और आपके खेत की सॉइल में बहुत डिफरेंस होंगे. ठीक है ना. इन द सेम वे, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है,
ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वेदर दे आर ट्विन ऑल्सो, अगर वो ट्विंस भी है ना तो कहीं ना कहीं हमें उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। इन द सेम वे द सॉइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम देखते हैं अगर मिट्टी नदी के किनारे की है या मिट्टी नदी के आसपास की, तो वो काफ़ी न्यूट्रिएंट फुल होती हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव होती है, उसमें फसल ईजिली हो सकती है। पर अगर हमने किसी टापू की नदी को टापू की मिट्टी को अगर हमने देखा तो हमने देखा कि उस मिट्टी में क्या है, आर्द्रता की बहुत कमी है, वो काफ़ी पथरीली है और अनप्रोडक्टिव है, क्या है वो ज़्यादा उपजाऊ या बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इतनी डिफरेंट क्यों होती है। यस, देयर आर सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं मिट्टी के बनने में क्या करते हैं, दिक्कतें लाते हैं। वो क्या है, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। अब हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक क्या होता है कि ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म। ये सॉइल के क्या होता है, अगर हम सॉइल के जनक की बात करते हैं, सॉइल के पेरेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ वाले जो पथरीले जो पत्थर होते हैं ना, वो होते हैं पेरेंट रॉक, जो आगे चल के क्या बन जाते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं रीज़न है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की, अगर हम बात कर रहे हैं पेरेंट रॉक की बात कर रहे हैं। ओके, the parent rock determines the type of mineral content, texture, color, chemical properties and permeability। क्या होता है कि पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है, हमें बताता है कि इस सॉइल में या फिर जो सॉइल फॉर्म होगी उसमें कितना मिनरल कंटेंट होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसके केमिकल्स क्या क्या हमें मिलेंगे, और परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मतलब क्या होता है कि वो परमिबल होगा कि नॉन परमिबिलिटी में वो डाइवर्ट या कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट रॉक्स विल प्रोड्यूस कोर्स लोमी सॉइल स्ट्रक्चर। अगर हम ग्रेनाइट रॉक की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, काफ़ी लोमी सॉइल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। वाइल बेसोल्टिक रॉक प्रोड्यूसर्स क्लेई लोमी टेक्सचर, कि अगर हम बेसोल्टिक सॉइल की रॉक की बात करते हैं तो उससे जो सॉइल फॉर्म होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी क्ले टाइप की होती है, थोड़ी सी मिट्टी जो होती है ना, जो क्ले जिससे हम बर्तन वगैरह बनाते हैं उस तरह की कुछ टेक्सचर देगी, लोमी टेक्सचर देगा हमें। जो सेकेंड फैक्टर है वो है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्लाइमेट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, और वही होता है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट भी करता है। वार्म टेम्परेचर, स्टडी एंड एबिडेंट वाटर सप्लाई स्पीड अप द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अगर क्या होता है कि परफेक्ट क्वांटिटी में अगर हमें सॉइल में पानी मिलता है या क्लाइमेट मिलता है, तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर वार्म है और वाटर सप्लाई सही साथ है, सही तरीके से चल रही है, तो सॉइल ईजिली फॉर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, प्लेसेस विद कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन लाइक लो टेम्परेचर एंड लेस प्रेसिपिटेशन स्लोज डाउन सॉइल फॉर्मेशन। कि अगर देखते हैं कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म है, गर्म है, वाटर सप्लाई ठीक है, तो क्या होता है, सॉइल ईजिली फॉर्म हो जाती है। पर अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं किसी और एरिया से, कि उन एरिया से जहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, ठंडा होता है, तो वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ का टेम्परेचर भी लो होगा। जब टेम्परेचर हमारा लो होगा तो प्रेसिपिटेशन कम होगा, और जिसकी वजह से सॉइल क्या होती है, काफ़ी लंबा समय ले लेती है। जो उसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस का ड्यूरेशन होता है, वो क्या हो जाता है, नीचे फॉल डाउन हो जाता है। ओके, तो हमारा थर्ड फैक्टर अब है टाइम, समय, वक्त। टाइम इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन। समय जो है वो एक दूसरा एक और फैक्टर है जो कहीं ना कहीं सॉइल की फॉर्मेशन क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। सॉइल टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। मिट्टी को बनने में तकरीबन हज़ारों साल लगते हैं। ओ माय गॉड, क्या है, हज़ारों साल लगते। क्यों? सम सॉइल चेंज कलर एंड ऑल्सो इट प्रॉपर्टीज ओवर अ टाइम पीरियड, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है तो जो मिट्टी होती है वो समय के साथ रंग भी बदलता है, रंग बदलती है, प्लस उसके अंदर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। नाउ द लास्ट फैक्टर इज टोपोग्राफी। द टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स ऑल्सो अफेक्ट दिस सॉइल फॉर्मेशन। जो टोपोग्राफी होती है, फिजिकल फीचर, जो फिजिकल कंपोजिशंस होती हैं हमारे सॉइल्स की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सॉइल फॉर्मेशन में। द स्लोप एंड स्टीपनेस ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द रेट एट विच वाटर फ्लोज इन और ऑफ द सॉइल। कि अगर कोई भूमि अगर समतल है तो अगर वो पानी में, अगर पानी की वजह से वहाँ की मिट्टी का फ्लो हो रही है तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, और कोई जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है,
मतलब स्टीपनेस हमें देखने को मिल रही है या स्टेप वाइज है, तो क्या होती है उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये कुछ बनावटें हैं भूमि की, टोपोग्राफिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं सॉइल की फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अ लॉट ऑफ हीट मॉइस्चर गेट्स ट्रैप्ड इन सॉइल इन द प्लेन्स। अगर हम बात करते हैं प्लेनी एरिया की, प्लेन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्माहट मॉइस्चर क्या होती है सॉइल में क्या होती है ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, दस मेकिंग इट रिचर एंड फर्टाइल। तो क्या होती है कि जब लैंड आपका प्लेन है, प्लेनी एरिया है, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी क्या होगी काफ़ी फर्टाइल होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट और मॉइस्चर क्या करते हैं ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर क्या कर लेते हैं जकड़ लेते हैं। हिल साइड्स में रिलेटिवली हैविंग थिनर सॉइल बिकॉज ऑफ इरोजन विंड एंड वाटर। अगर हिली साइड एरियाज की बात करें तो जाहिर सी बात अगर वहाँ पे बारिश होगी तो एक जगह की मिट्टी बह के दूसरी जगह जाएगी, तो क्या होता है कि जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह के जाती है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो क्या होती है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है और कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है सॉइल बहुत ही ज़्यादा थिनर होती है और कहीं ना कहीं इसमें जो हाई क्वालिटी के जो मिनरल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टाइम, टोपोग्राफी। अगर ये इक्वल क्वांटिटी या परफेक्ट क्वांटिटी में अगर मिल जाते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो सॉइल की क्वालिटी भी और फॉर्मेशन भी ईजिली और अच्छी मिलती है हमें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफाइल ऑफ दिस सॉइल। प्रोफाइल ऑफ दिस सॉइल क्या होता है? ये बेसिकली बताते हैं कि सॉइल की प्रोफाइल क्या है, किस तरीके की सॉइल। एक सॉइल की अगर हम एक वो देखते हैं ना, अगर हम अपनी प्रोफाइल की बात करते हैं तो कोई आपसे कहेगा कि अपने प्रोफाइल को मेंटेन करिए, अपने प्रोफाइल को बताए, तो आप बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से आता हूँ, मेरे क्लास ये है, मेरे पेरेंट्स का नाम ये है। ठीक है सर, सॉइल प्रोफाइल होती है कि वो एक मिट्टी की जो लेयर्स होती है ना, हॉरिजन्स होते हैं, उनसे हमें क्लैरिफाई कराते हैं कि किस लेयर पे कौन सा हॉरिजन प्रेजेंट होता है। देयर आर सिवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल की क्वांटिटी को, कंपोजिशन को क्या करते हैं, क्वालिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी थिकनेस को, विच इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, थिकनेस होती है, जो कहीं ना कहीं इसी को अफेक्ट करते हैं। तो हम जानेंगे सॉइल प्रोफाइल में इस बात को। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सॉइल की प्रोफाइल है, तो बेसिकली क्या होते हैं कि वो वेरिएशंस दिखाते हैं। और सॉइल प्रोफाइल की एक खासियत क्या है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स इन अ हॉरिजॉन्टल लेयर, ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ फिगर में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, काफ़ी हॉरिजन दिए गए हैं, आर हॉरिजन है, सी हॉरिजन है, बी है, ए है और ओ है। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। ओ हॉरिजन की हम अगर बात करते हैं तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज द टॉप सॉइल। अगर जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है ना, जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है सॉइल की, उसको हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। इट इज़ द फर्स्ट लेयर विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमस। ये पहली लेयर होती क्या होती है, जो जिसमें बहुत सारी ह्यूमस प्रेजेंट होती है। इसके जस्ट बिलो क्या होती है, इमीडिएटली बिलो इज द सब सॉइल डेट कंसिस्ट ऑफ अनइवन कोर्स पार्टिकल्स। इसकी जस्ट जो निचली लेयर होती है वो क्या होती है, सब सॉइल की लेयर होती है, जिसमें कई तरह के पार्टिकल्स, मतलब एक जैसे नहीं होते, वो अनइवन होते हैं। इस तरह के पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड आफ्टर डैट कौन सी रॉक होती है, बेड रॉक। और क्या होता है जब हम बात करते हैं सब सॉइल लेयर की ना, तो उसमें हमें ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो थोड़ी कम मिलती है। और जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है वो होती है बेड रॉक, जो काफ़ी हार्ड होती है, सॉलिड होती है और टाइटली बाउंडेड होती है ना। क्यों? क्योंकि उसमें रॉक से मटेरियल्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। So the different layers together of the soil is known as soil profile. तो इस पिक्चर में हमने देखा कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है वो हॉरिजन की है, और इसमें हमारा क्या आ जा रहा है, ऑर्गेनिक लेयर ह्यूमस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। उसके बाद एलुवियल लेयर है जो टॉप सॉइल मानी जा रही है। उसके बाद हमारा लीस्ट मटेरियल वाली आती है जो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट कर रही है कलर से, जिसको हमने बी हॉरिजन का नाम दिया है। इसके बाद है सी हॉरिजन जो लास्ट से बॉटम से सेकेंड वन है। अनकंसोलिडेटेड लेयर पेरेंटल मटेरियल, जिसमें क्या होते हैं, पेरेंटल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें इनके जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट वन हमारा होता है बेड रॉक। तो जाहिर सी बात यहाँ पे एक लेयर दिखाई जा रही है, हॉरिजॉन्टल लेयर की दिखाई जा रही है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पे हमें प्लांट दिख रहा है। प्लांट के बाद एक ऊपर जो सतह है वो ह्यूमस की सतह दिख रही है जहाँ पे ज़्यादा। इसके बाद हमारी टॉप सॉइल की लेयर है, फिर लीस्ट मटेरियल की लेयर है, और उसके बाद हमारा पेरेंटल मटेरियल की लेयर, और लास्ट पर हमारा बेड रॉक है। ना आफ्टर डैट सॉइल्स ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया की, तो बेसिकली इंडिया में कितने सॉइल्स पाए जाते हैं, ब्रॉडली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल,
दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड और येलो सॉइल, सैंडी डेजर्ट सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। इन सॉइल्स का नाम ऐसे क्यों पड़ा? उनके एरिया के, इनके वेजिटेशन टोपोग्राफिकल बेसिस पे क्या हुआ, फिजिकल फीचर्स पे इन्हें इनका नाम दिया गया है। तो पहले जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। This soil is found in the plains along the rivers Ganga and Brahmaputra and in the deltas of the southern peninsula along the eastern coast. अगर हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल की आप चाहे से मार्क भी कर सकते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है कछार की मिट्टी। एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कछार की मिट्टी। और ये कहाँ पे पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों पे पाई जाती हैं, उनके प्लेन्स में पाई जाती है। बेसिकली एलुवियल सॉइल प्लेन एरिया में पाए जाते हैं। अलॉन्ग द रिवर्स ऑफ, और किन नदियों के पास पाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र में। और अगर हम डेल्टास की बात करते हैं तो साउथर्न पेनिनसुला में पाई जाती हैं। ओके, इनका टेक्सचर कैसा होता है? दिस इज फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब जो इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? फाइनली होते हैं, फाइन तरीके में होते हैं, ब्रॉड डाउन एंड डिपॉजिट बाय द रिवर्स। और किन के थ्रू आते हैं? नदियों के पानियों के थ्रू ये आते हैं और काफ़ी फाइन ग्रेन होते हैं। एंड दे आर वेरी रिच मिनरल कंटेंट, देयरफॉर मोर सूटेबल फॉर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी बताई जा रही, काफ़ी अच्छी होती है। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के नदी के किनारे में पाए जाते हैं और वहाँ से इजीली अवेलेबल होते हैं। इनकी जो टेक्सचर होती है ग्रेन की वो काफ़ी ग्रेन्यूल होते हैं, काफ़ी फाइन ग्रेन सॉइल होती हैं। इस वजह से क्या होते हैं, इनमें मिनरल कंटेंट क्या है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है और कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो कृषि किया जाता है वो इस सॉइल की हम ईजिली कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी मिट्टी है जो है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काली मिट्टी। दिस सॉइल इज फाउंड ओवर लावा डिपॉजिट इन द डेक्कन, इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो अगर बात की जाए काली मिट्टी, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है हमें? लावा डिपॉजिट्स में। क्या होती है? ओवर लावा डिपॉजिट, जो वोल्केनो जो इरप्ट होता है उसमें जो लावा फॉर्मेशन होता है ना उसके डिपॉजिट्स में पाई जाती हैं। और प्लस महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, वेस्टर्न साइड का जो मध्य प्रदेश है उसमें देखने को मिलेगा, गुजरात हो गए और आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज़ में भी, कुछ पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो अगर ये बात की जाती है इनकी लोकेशन की तो ये एरियाज़ है जहाँ पे हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। दीज सॉइल्स आर ऑफन कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। इसे काफ़ी बार हम कहते भी हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर कॉटन की खेती करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन अगर कोई है तो वो है ब्लैक सॉइल। ओके, एज दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। लोकली दे आर कॉल्ड रेगूर। अगर हम इनको इनके लोकल तरीके पे देखते हैं, डोमेस्टिकली अगर हम देखते हैं तो इनको घरेलू लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल के नाम से भी कहा जाता है। दिस सॉइल कैन रिटेन वाटर एंड आर रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट। अगर हम इनकी बात करते हैं कंपोजिशन की तो इनमें क्या होता है? वाटर क्वालिटी तो होती है, वाटर क्वांटिटी होती है, प्लस क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक कंटेंट में भी काफ़ी अमीर होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं। ओके, तो हमने अभी तक दो सॉइल डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज रेड और येलो सॉइल। रेड सॉइल एंड येलो सॉइल हैव द सेम कलर एज देयर नेम सजेस्ट। जैसा कि इनका नाम बता रहा है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, जैसा इनका नाम है वैसी इनकी शक्ल है, मतलब इनका कलर भी देखने में सेम है। They get their color from huge concentration of iron oxide. आयरन ऑक्साइड में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? आयरन की मात्रा। किस मिनरल की मात्रा ज़्यादा है? आयरन की। जब आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो इसलिए इनका कलर लाल या हमें पीला देखने को मिलता है। दे आर फाउंड अराउंड द ब्लैक सॉइल जोन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लैक जोन सॉइल का जो एरिया है ना, जब हमने डिस्कस किया काली मिट्टी का जो एरिया है उनके चारों तरफ पाए जाते हैं, इनके अराउंड में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया। अभी हमने क्या बात की थी? ब्लैक सॉइल वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलती है और रेड और येलो सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में हो गई एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, दिस सॉइल्स फॉर्म ओवर डिफरेंट रॉक टाइप्स एंड कैन नॉट रिटेन मच मॉइस्चर। एक जो खासियत यहाँ पे जो बताई जा रही है कि ये मॉइस्चर को ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट रॉक्स में पाए जाते हैं और उनमें मॉइस्चर को ज़्यादा ट्रैप करने की क्वालिटी नहीं होती है। वन कैन फाइंड स्टंटेड फॉरेस्ट एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स ग्रोइंग एविडेंटली ऑन सच टाइप ऑफ सॉइल। जहाँ पे क्या होते हैं, जो ड्रॉट रेसिस्टेंट एरियाज़ होते हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट जो क्रॉप्स होते हैं, जहाँ पे सूखा ज़्यादा अफेक्ट ना करता हो, जो सूखे वाले पेड़ जो होते हैं, सूखे पड़ने पे जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर इन तरह की मिट्टी पर हम क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट
सॉइल इज सैंडी डेजर्ट सॉइल। सैंडी डेजर्ट सॉइल क्या होते हैं? सैंडी मतलब बालू वाला, डेजर्ट मतलब आपको पता ही है, सॉइल का मतलब भी आपको पता ही है। These are found in dry and semi-dry areas of Rajasthan and parts of Gujarat। ये मिट्टी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है? जो थोड़ी सूखी या अर्ध सूखी जो होती है, जैसे राजस्थान हो गया और कुछ गुजरात के पार्ट्स में पाई जाती है। ये लोकेशन हो गई इनकी। These soils are sandy to gravelly with low organic content। इनका ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? काफ़ी लो होता है। एंड लो न्यूट्रिएंट। जाहिर सी बात है, जब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो न्यूट्रिएंट की मात्रा भी, मतलब वाटर क्वांटिटी भी क्या है यहाँ पे थोड़ी कम है, इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा यहाँ पे कम देखने को मिलती है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम रेडिश टू लाइट ब्राउन। इनका जो कलर होता है वो क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करता है, या तो लाल में होगा या फिर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होगा। द सॉइल हैज़ हाई सॉल्युबल सॉल्ट्स। इस मिट्टी में क्या होते हैं? हाईली अमाउंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल सॉल्ट्स। वो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो ईजिली सॉल्युबल हो सके, बट इज़ लो ऑन ह्यूमस कंटेंट। पर अगर हम इनको ह्यूमस बेसिस पे जज करते हैं तो इनका ह्यूमस कंटेंट क्या होता है? कम होता है। सैंडी डेजर्ट सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई सैंडी डेजर्ट सॉइल के बारे में वो ये है कि ये जो मिट्टी होती है क्रॉप की कल्टिवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। आप इसमें क्रॉप या फसल नहीं उगा सकते हैं। ओके, नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल इज लेटराइट सॉइल। आई डोंट नो व्हाई बट दिस सॉइल इज माई फेवरेट सॉइल। इसे कहा जाता है बाद की मिट्टी। क्या कहा जाता है? बाद की मिट्टी इन हिंदी। द एरियाज दैट रिसीव हेवी रेनफॉल मोस्टली हैव लेटराइट टाइप ऑफ सॉइल। वो एरियाज जहाँ पे बारिश भारी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें इस तरह की सॉइल्स देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो रेडिश इन कलर। ये क्या होती है? इनका कलर भी क्या होता है? लाल होता है, बट डिफरेंट फ्रॉम रेड सॉइल। पर क्या होता है? ये रेड सॉइल से क्या होती हैं? टोटली डिफरेंट होते। क्यों? क्योंकि रेड सॉइल की अगर हम बात कर रहे थे तो वो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स के लिए परफेक्ट है, बट लेटराइट सॉइल क्या टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये उन एरियाज में पाई जाती है सॉइल जहाँ पे बारिश की मात्रा क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। वेदरिंग प्लेज अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज सॉइल्स। कहीं ना कहीं जो रॉक वेदरिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस सॉइल की फॉर्मेशन में। दीज लम्पी सॉइल्स कैन बी ब्रोकन डाउन ईजली when they are damp, but when they are dry they turn hard as a rock. These are locally known as pits in छोटा नागपुर प्लेटू एरिया। तो क्या कहा जा रहा है कि वेदरिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन में। These lumpy soils can be broken down easily when they are damp। तो क्या होता है कि इनकी जो लम्प्स बनते हैं ना लेटराइट सॉइल के, उनको हम क्या कहते हैं? ईजिली तोड़ सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब ये डैम्प किए जाते हैं, बट वैन दे आर ड्राई दे टर्न हार्ड। और जब ये जो इनके जो लम्प्स होते हैं अगर वो सूख जाते हैं तो वो क्या होता है? काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। किसकी तरह? पत्थर की तरह। दे आर लोकली नोन एज पट्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू एरिया। अगर हम छोटा नागपुर में बात करते हैं तो छोटा नागपुर में इसका अगर लोकल नेम की हम बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पट्स कहा जाता है। जैसे ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है डोमेस्टिकली? रेगुर। ओके, नाउ द लास्ट सॉइल इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल नाम से ही पता चल जा रहा होगा। दीज आर फाउंड ऑन द हिमालयन माउंटेन्स एंड वेरी फ्रॉम डीप एलुविलियम इन वैलीज टू हाईली ग्रेवली सॉइल्स बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन। क्या कहा जा रहा है कि माउंटेन सॉइल बेसिकली लोकेशन क्या है इसकी? हिमालयन माउंटेन पे है, और इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है? क्वांटिटी और क्वालिटी जो वो डिफ्रेंशिएट करती है एरिया वाइज में, उनकी एल्टीट्यूड की, उनकी कितनी ऊंचाई है और किस तरह का वेजिटेशन उन ऊंचाइयों पे प्रेजेंट है। अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो जाहिर सी बात वो काफ़ी ग्रेवली होगी। क्यों? क्योंकि वो फ्रेशली टूट के निकल रहे होंगे, तो उनके जो कण जो होंगे वो काफ़ी पथरीले होंगे, और जैसे जैसे उनका एल्टीट्यूड कम होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, वैसे वैसे उनकी जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा इन्हांस्ड होने लगेगी। द मिड एल्टीट्यूड जोन कंटेंस कॉनिफेरस ट्रीज एंड लो ह्यूमस कंटेंस। अगर हम मिड एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, उस जोन की बात करते हैं, तो क्या होते हैं? वहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज प्रेजेंट होते हैं और उनकी ह्यूमस कंटेंट क्या होती है? लो होती है। द सॉइल सर्फेस ऑफ द हाई एल्टीट्यूड फ्रोजन एरियाज रिमेन अंडर स्नो। और जो अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? चारों तरफ वो जो एरिया होता है फ्रोजन होता है, क्योंकि वो बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। तो मेनी ऑफ द डेल्टेइक रीजन्स आर अफेक्टेड बाय टाइडल वेव्स एंड करंट्स वेयर द सॉइल्स आर सलाइन। और काफ़ी एरियाज जो इसके रीजन है वो क्या होते हैं? डेल्टेइक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइडल वेव्स की वजह से अफेक्ट हो जाती हैं।
और वहाँ पे ज़्यादातर करंट आने की वजह से क्या होती है, क्योंकि वेव्स है तो वेव्स में करंट्स होंगे और इसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी सलाइन हो जाती है, काफ़ी नमकदार हो जाती है। मार्शी ट्रैक्स आर यूजली फाउंड इन दीज एरियाज, और इन एरियाज हमें कैसे रास्ते मिलते हैं, मार्शी एरियाज मिलते हैं, मतलब काफ़ी झाड़ झंकार वाले एरिया मिलते हैं। तो सो फाइनली आपका सॉइल्स ऑफ इंडिया जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट की जो 2 टॉपिक हैं वो है सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल कंजर्वेशन। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है सॉइल डिग्रेडेशन की तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सॉइल डिग्रेडेशन की बात हम करते हैं, अगर मिट्टी अवक्रमण की बात करते हैं, डिग्रेडेशन का मतलब होता है अवक्रमण, तो उसका मेन एक प्रूवन रीज़न रहा है सॉइल इरोजन, ठीक है ना। तो मिट्टी का जो इरोजन होता है कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सॉइल डिग्रेडेशन में, सॉइल की अवक्रमण में, सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिक्रीज करने में। तो क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली जो सॉइल होती है अगर वो मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाते तो क्या होते हैं, वो इरोड हो जाते हैं। किसकी वजह से? वो अपनी जगह को डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। इरोजन मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, है ना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो या तो हवा की वजह से होगा या पानी की वजह से होगा, 2 ही चीज़ें हैं। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो मिट्टी क्या होगी, बहेगी। अगर वो ज़्यादा लूमी नहीं है, ज़्यादा क्लेई नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर सूखी मिट्टी है और हवा चलेगी तो वो बालू बन के उड़ेगी, धूल बन के उड़ेगी। और कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी भी जो होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंटली रोल प्ले किए हैं सॉइल को डिग्रेड करने में, डैमेज करने में। क्या होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, हमारे पास पालतू जानवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गाय भैंस बकरियाँ हो गई हैं, और उन्हें खाने के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं। तो जब ओवरग्रेज कराएंगे, ज़्यादा चराएंगे जानवरों को, तो कहीं ना कहीं वो भी है कि वो जब किसी फसल को तोड़ के या किसी भी घास फूस को जब वो खाते हैं तो वो क्या करते हैं, जड़ के संग उखाड़ते हैं, ओवरग्रेजिंग होती है। तो जब वो जड़ के संग उखाड़ते हैं तो वो मिट्टी वहाँ की क्या हो जाती है, हट जाती है अपनी जगह से। बारिश हुई या हवा चली तो हवा बारिश के संग वो भी क्या होती है, बह जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न है सॉइल डिग्रेडेशन होने का। और क्या है कि जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी धीमे धीमे डे बाय डे लूज होने लगती है। तो इन सम हाउ 2 ही रीजन्स हैं। नेचुरल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सॉइल इरोजन, जो कहीं ना कहीं इरोड होती है विंड और वाटर की वजह से। और जो दूसरा रीज़न है वो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो सॉइल डिग्रेडेशन के 2 रीज़न, द फर्स्ट वन इज नेचुरल प्रोसेस एंड द सेकंड इज ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ का जो प्रोसेस होता है जिसको हम कट डाउन करते जाते हैं बिना किसी भी सोचे समझे, तो कहीं ना कहीं एक वो भी रीज़न है सॉइल इरोजन का, है ना। और क्या होता है कि जिन पेड़ों को हम काट रहे हैं, जिन्हें हमसे ऑक्सीजन मिल रहा है, हम उन्हीं को काट दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, वहाँ पे हमें फैक्ट्रीज लगानी है, इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, तो सॉइल तो डिग्रेड हो रही है। और कहीं ना कहीं समहाउ वी आर गिविंग अ हैंड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं हम एक हैंड शेक कर ही ले रहे हैं कि ठीक है हम पेड़ काट रहे हैं, एंड नाउ वी आर कंज्यूमिंग एंड वी आर गिविंग यू अ हैंड ऑफ शेक टू द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब जब मिट्टी डिग्रेड हो रही है तो समहाउ एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व द सॉइल, इजंट इट? तो सॉइल को कंजर्व कैसे करते हैं? कई तरह की सरकार ने चीज़ें लॉन्च की हैं, कई तरह के उन्होंने रोल मॉडल्स डालने की कोशिश की है, कई तरह की प्रैक्टिसेस लागू किए हैं टू सो सॉइल इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे हमें कहीं ना कहीं कंजर्व करना चाहिए। ओके, तो क्या हुआ, इट टेक्स नियरली 500 ईयर्स टू फॉर्म सॉइल 1 सेंटीमीटर थिक। अगर किसी भी मिट्टी को 1 सेंटीमीटर तक थिक करना है ना, तो तकरीबन उस मिट्टी को बनने में कितना टाइम लग जाएगा, 500 साल, है ना। 500 साल में ना जाने हमारी कितनी जनरेशन आएंगी और चली जाएंगी, और हमारी एक छोटी सी गलती हमें इतना खामियाजा हमें प्लस नेचर को भी फेस करना पड़ता है। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द वेस्टफुल यूज ऑफ सॉइल टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। मिट्टी का संरक्षण क्या है, एक तरह का प्रिवेंशन है। जो सॉइल को हम लोग जो वेस्ट करते हैं, उसकी सॉइल का जो यूज़ होता है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना और उसका संरक्षण करना, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हम क्या हो, मिट्टी की रूपरेखा को देख सकें। तो कई तरह के मेजर्स लिए गए उसको कंट्रोल करने के लिए। पहला हो जाता है आपका ग्राउंड कवर वेजिटेशन। ग्राउंड कवर वेजिटेशन क्या होता है, It is important to establish and maintain ground cover vegetation which will minimize wind, water and soil erosion। ठीक क्या होता है कि जो सतह होती है ना उसको कवर अप करना, उस वेजिटेशनल एरिया को क्या करना, कवर अप करना, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि
हवा पानी की वजह से जो मिट्टी उड़ जा रही है, बह जा रही है, उसको क्या करना, रोकना, ट्रैप करना है। और कहीं ना कहीं इट विल ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल एंड एयर क्वालिटी बाय प्लांटिंग पेरेनियल प्लांट्स एंड इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है ना ग्राउंड कवर वेजिटेशन के अंतर्गत, ये सॉइल की क्वालिटी को तो इम्प्रूव करते ही हैं, प्लस ये हवा की क्वालिटी को भी और इन्हेंस करते हैं। प्लस क्या होता है, पानी की क्वालिटी को रिजल्ट हमें देखने को काफ़ी अच्छा मिलता है कि पानी की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो समहाउ ये प्रोसेस जो है ग्राउंड कवर वेजिटेशन जो है सॉइल कंट्रोल के लिए, सॉइल डिग्रेडेशन कंट्रोल के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सेकंड है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल एंड अ बेनिफिशियल प्रैक्टिस टू स्टेबलाइज सॉइल टेम्परेचर, रिटेन सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ये सॉइल इरोजन होने से बचाता है मिट्टी को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है और मॉइस्चर को भी मेंटेन रखता है। तो मल्चिंग क्या होती है, एक तरह का मटेरियल होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको क्रिएट किया जाता है पृथ्वी की जो अपरमोस्ट लेयर होती है, सॉइल होती है, उसको कवर अप करने के लिए। इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मटेरियल का यूज़ किया जाता है मल्चिंग के प्रोसेस को फॉलो ऑन करने के लिए। इसके बाद हमारा कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग में दो तरह की होती है, एक होता है कंटूर बैरियर और एक होता है कंटूर प्लोइंग। तो ये दो प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। और नेक्स्ट हो जाता है आपका इंटरक्रॉपिंग। इस मेथड में क्या होता है, दिस इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। ये एक तरह का प्रोसेस है। इंटरक्रॉपिंग नाम ही शो कर रहा है, दो तरह की फसलों को एक संग उगाना। क्या होते हैं, जनरली वन इज फास्ट ग्रोइंग, दो तरह के पेड़ हम लगाते हैं, एक ऐसे पेड़ को लगाते हैं जो जल्दी ग्रो करता है और दूसरा जो होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है मैच्योर होने में। टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है फार्मिंग का। और क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सॉइल इरोजन को रोकने से बचाते हैं। क्यों, अगर आपकी ऊपर वाली लेयर में अगर सॉइल बहती भी है तो वो नीचे वाली लेयर तक में जाके वो सॉइल इरोजन होने से रिड्यूस करती है वो सॉइल इरोजन को। और कहीं ना कहीं जो पानी है, पानी का जो रेन वाटर जो होता है ना, रेन वाटर को भी वेस्ट होने से वो बचाती है। और नेक्स्ट वन है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही ज़मीन पे हम एक ही फसल को बार बार उगाएं। जब हम क्रॉप को रोटेट करते हैं, एक बार दूसरी क्रॉप, दूसरी बार दूसरी क्रॉप, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसका जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स है ना वो प्रिजर्व रहता है, वो कंजर्व रहता है। और कहीं ना कहीं ये भी कंट्रोल करते हैं बीमारियों को और इंसेक्ट्स को, सॉइल और फसल दोनों को इन्फेक्ट करने से। इसके बाद हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इट इज़ द स्लो रिलीज ऑफ वाटर टू ईच प्लांट टू कंजर्व वाटर। ड्रिप इरिगेशन में ये होता है, जैसे हम ड्रिप चलाते हैं, आपने देखा होगा हम हॉस्पिटल में रहते हैं और अगर हमें बॉटल वगैरह लगाई जाती है, इन्फ्यूज़ की जाती है अगर हमारे बॉडी में, तो उसमें एक लंबी सी पाइप जाती है। उसमें क्या होता है कि बूंद बूंद से जो भी मेडिसिन हमारी बॉटल में रहती है वो हमारी बॉडी में क्या की जाती है, इन्फ्यूज़ की जाती है। तो वो ड्रिप की प्रोसेस की जाती है ना, विद द हेल्प ऑफ ड्रिप थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद में जाती है। इसी तरह क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, जो कहीं ना कहीं एक तरह की लंबी लाइन लगा दी जाती है पानियों की, और वो हर प्लांट में पानी जाता है, रिलीज़ करते हैं हर एक पौधे को, जिसकी वजह से पानी जो है वो एक्स्ट्रा इधर उधर वेस्ट ना हो और जिसकी वजह से मिट्टी भी ना बहे, प्लस सॉइल इरोजन भी ना हो। लास्ट वन है हमारा शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं बेल्ट क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को गिरने से बचाते हैं, या विंड ब्रेक्स जो हवाओं के रुख को पलटते हैं। दिस एक्ट एज अ बैरियर, ये किसी तरह एक बैरियर की तरह काम करते हैं जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना। तो क्या कर दिया जाता है, इट इज़ यूजली बेटर ऑफ वन और मोर रोज ऑफ ट्रीज की क्या किए जाते हैं, पेड़ लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, या श्रब प्लांटेड कर दिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हवा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया कि हाउ वी कैन कंजर्व द सॉइल। अब ये है कि एज अ इंडिविजुअल हमारी क्या ड्यूटी है ना, कि एक व्यक्तिगत तौर पे हमारी क्या ड्यूटी है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। टू स्टॉप एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हमें बंद कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब बारिश बहुत तेज़ होगी तो क्या होगा, वो पानी बहेगा तो किसी नाले में जाएगा या किसी नदी में बह के जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टू सेट अप द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ट्रीज। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ट्रीज इज नोन एज एफॉरेस्टेशन, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। सॉइल पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या है, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज हमें सही करना चाहिए। टू प्रिवेंट एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, और कोशिश करना चाहिए कि जो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो सॉल्ट का जो ज़्यादातर एक्यूमुलेट हम कर रहे हैं, एक्यूमुलेट जो कर रहे हैं उसको कम करें।
किस तरीके से हो सकता है वो, इरिगेशन प्रोसेस हमारा सही होना चाहिए, और प्लांटिंग सॉइल रेसिस्टेंट प्लांट्स, और उन प्लांट्स को लगाना चाहिए जो ज़्यादा सलाइन ना हो, जैसे कि वीट ग्रास हो गया, सनफ्लावर हो गया, स्पिनिच हो गया, अल्फाल्फा हो गया, ठीक है। टू कंट्रोल सॉइल एसिडिफिकेशन, अगर सॉइल की एसिडिटी को रोकना है तो क्या करना चाहिए, सही फर्टिलाइज़र का और एप्रोप्रिएट क्रॉप का हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आपका जो सेकंड टॉपिक था सॉइल रिसोर्सेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो जिन बच्चों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इश्यू है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विद माई चैनल, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हम इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।